हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 29 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। एंड गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। एंड गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बाकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइस, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइस, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी कि ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा, अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर बात हो रही है कोल स्कैम के बारे में। इसको हम लोग कोल ब्लॉक स्कैम के नाम से भी जानते हैं, कोयला घोटाला की यहां पर बात हो रही है। ये जो टॉपिक है ये ना ही सिर्फ आपके पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि पेपर 2 भी, इवन जीएस पेपर 4 एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथिक्स पेपर के अंदर आपके सामने कई बार केस स्टडीज जो है वो रख दी जाती है और ये करप्शन से रिलेटेड मामला है। तो पेपर 4 पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस टॉपिक को जो है वो देखेंगे।
तो देखिए अभी ये पूरा मामला हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि स्पेशल सीबीआई की कोर्ट ने फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर दिलीप रे और उनके 3 साथियों को 3 साल की सजा सुनाई है। और ये किस चीज के लिए सजा सुनाई गई है? क्योंकि जब ये यूनियन मिनिस्टर थे तो उस समय इन्होंने एक कंपनी को फेवर किया था। कैसा फेवर किया था? एक कंपनी को इन्होंने कोल माइंस जो है वो एलोकेट कर दी थी, कोल ब्लॉक एलोकेट कर दिया था, यानी कि कोल माइनिंग करने की उन्होंने लीगल परमिशन जो है वो ऐसी कंपनी को दे दी थी जो कंपनी एलिजिबल नहीं थी कोल माइनिंग करने के लिए। और ये ब्रह्मदिया कोल ब्लॉक जो कि झारखंड में है उसको एलोकेट किया गया था एक कंपनी को। पूरा मामला क्या था? तो देखो सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो कोल मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि कोई भी कंपनी जब तक कैप्टिव कोल माइनिंग नहीं करेगी, मतलब अनटिल एंड अनलेस उस कंपनी के अंदर 1 मेट्रिक टन पर एनम का प्रोडक्शन नहीं होता। किसका? आयरन का या स्टील का या स्पॉन्ज आयरन का। तो कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्शन करती है आयरन, स्टील या और स्पॉन्ज आयरन का, तो वहां पर यह मैंडेटरी है कि 1 मेट्रिक टन 1 साल में उसको प्रोडक्शन करना होगा। अगर वो नहीं करेगी, अगर प्रोडक्शन नहीं करेगी तो उस कंपनी को अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट? यानी कि उसको कैप्टिव कोल माइनिंग एलोकेट नहीं की जाएगी। अब कैप्टिव कोल माइनिंग क्या होता है? तो कैप्टिव कोल माइनिंग सिंपल सी चीज आप याद रखना कि कंपनी जो है वो अपने खुद के लिए, यानी कि अपने खुद की नीड्स को पूरा करने के लिए कोल माइनिंग करती है। अब ये जो कंपनीज कोल माइनिंग करती हैं तो ये कमर्शियल, यानी कि बाहर बेच नहीं सकती इस कोल को, ये सिर्फ अपने खुद के यूज के लिए ये कोल माइनिंग करेंगी। यानी कि ये जो कोयला होगा ये बाहर मार्केट में नहीं बेचेंगी, ये कोयला अपने खुद के यूज के लिए जो है ये निकालेंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, कैप्टिव कोल माइनिंग कमर्शियल कोल माइनिंग से काफी डिफरेंट है। कमर्शियल कोल माइनिंग यानी कि मार्केट में आप उसको बेच सकते हो, बट कैप्टिव कोल माइनिंग में जो भी कंपनी कैप्टिव कोल माइनिंग में इन्वॉल्व होती है, यानी कि वो कंपनी जो भी कोल माइन कर रही है, यानी कि जो भी कोयला निकाल रही है, उस कोयले का उपयोग वो खुद के लिए ही करेगी, वो बाहर मार्केट में नहीं बेच सकती। ठीक है, तो ये चीज भी आप क्लैरिटी रखना। और जब प्राइवेट कंपनी हम लोग को देखने को मिली थी कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन्होंने अप्लाई किया था ब्रह्मदिया कोल ब्लॉक, जो कि हम लोग को गिरिधि में देखने को मिलता है। तो इसके लिए इन्होंने जब अप्लाई किया था तो मिनिस्टर जो थे, जो हम लोग को अभी देखने को मिले थे दिलीप रे, तो उस समय जो मिनिस्टर थे वो एग्री हो गए थे, उन्होंने गाइडलाइंस को रिलैक्स कर दिया था और उनको अलाउ कर दिया था, डिस्पाइट कि वो एलिजिबल नहीं थी, यानी कि उसके यहां पर इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, बट देन टू उसको अलाउ कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं ये पैसों का घोटाला हम लोग को देखने को मिला था। हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो थे उन्होंने कहा था इसके चलते एक्सचेकर को 1.8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स भी कहा गया था। तो इतना बड़ा घोटाला जो है वो इनके द्वारा किया गया था। और कैग ने आर्ग्यू ये किया कि सरकार जो है उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि कोल ब्लॉक्स की वो ऑक्शनिंग कराती है, नीलामी करवाती है कोल ब्लॉक्स की, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहां पर तो करप्शन करना था। तो दैट्स व्हाई ये चीज नहीं हुई। एक कंपनी को बिना, यानी कि ऑक्शनिंग को, नीलामी को बाईपास करके एक कंपनी को जो है वो एलोकेट कर दी कोल माइंस, राइट? यानी कि कैप्टिव कोल माइनिंग की परमिशन। तो ये वाली चीज यहां पर देखने को मिली थी, जिससे कि हमने देखा कि एक तो फेयर कंपटीशन जो है वो भी नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिली, और इलीगल तरीके से एक कंपनी को फेवर किया गया मिनिस्टर के द्वारा। तो ये था सिंपल सॉर्टेड तरीके से पूरा मामला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इससे ज्यादा ना आपको मेंस में लिखना है ना लिखने की आवश्यकता है, अगर आ जाता है तो, या फिर इंटरव्यू में बाय चांस पूछ लिया तो दिस थिंग इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। अब जो काम की चीज और अपन चर्चा करते हैं, जैसे कोल सेक्टर की बात करें इंडिया के अंदर, तो पूरे दुनिया भर में इंडिया चौथे नंबर पर आती है कोल रिजर्व के मामले में। चौथे नंबर पर है कोल रिजर्व के मामले में हम लोग, राइट? अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं कोल रिजर्व के मामले में। ठीक है, चौथे नंबर पर हम आते हैं। बावजूद इसके कि हम लोग के पास इतना भारी मात्रा में कोल रिजर्व है, हम फिर भी कोल को इंपोर्ट कराते हैं। 235 मिलियन टन कोल जो है वो पिछले साल इंडिया में इंपोर्ट कराया गया, और इसमें 135 मिलियन टन की जो कीमत है वो 1,71,000 करोड़ देखने को मिली थी। और कहा गया है कि 135 मिलियन टन कोल जो है वो हम लोग तो डोमेस्टिकली यूज कर सकते थे हम लोग, यानी कि जिस कोल का उपयोग हम लोग जो हमारी कंट्री के अंदर जो रिजर्व है उससे कर सकते थे, हमने नहीं किया, हमने इंपोर्ट कराया। तो कहीं ना कहीं हम लोग घाटे की चीज जो है इस प्रकार की कर रहे हैं यहां पर, राइट? और इंडिया स्टेट रन कोल जायंट हम लोग को देखने को मिलती है कोल इंडिया लिमिटेड। आपको पता होगा कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है, इतना रिसोर्स होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स है बट फास्ट माइनिंग के लिए हमारे पास मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है प्राइवेट सेक्टर का, ना ही हम लोगों ने उनको इन्वॉल्व किया। स्टार्टिंग में प्राइवेट सेक्टर हम लोग को देखने को मिलता था इनिशियल पीरियड में, बट बाद में जाकर हम लोगों ने ये प्राइवेट सेक्टर जो है उसको बंद करवा दिया, और पूरी की पूरी कोल इंडिया लिमिटेड के पास पावर थी कि वो कमर्शियली कोल जो है वो सेल आउट कर सकती है बाहर
जो है वो एक्सपोर्ट कर सकती है, बट उसके अलावा और कोई किसी कंपनी को हम लोगों ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि पूरी तरह से हम लोगों ने जो नेशनलाइज कर लिया था इस चीज को, राइट, कोल को। और आज की रेट में जिन भी कंपनीज को ये एलोकेट किया जाता है कोल माइनिंग्स वगैरह, तो वो कैप्टिव कोल माइनिंग्स एलोकेट की जाती है। वो कैप्टिव कोल माइनिंग्स का मतलब मैंने आपको बताया कि कंपनी सिर्फ अपने खुद के लिए ही कोल को माइन करेगी, बाकी वो कमर्शियली उस कोल को सेल आउट नहीं कर सकती। बट हाँ, अब हम लोग धीरे धीरे करके चेंजेस ला रहे हैं। अब हम लोग बेसिकली आपको पता होगा इस कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था इवन कि कमर्शियल जो कोल्स है, यानी कि कोल का कमर्शियलाइजेशन जो है उसको भी अब हम लोग अलाउ करने वाले हैं, और उसको लेकर हम लोग एक बिल भी लेकर आए थे, जिसके बारे में मैं भी आपको थोड़ी देर बाद जो है वो बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा साउथ एशियन कंट्रीज जो है गाइस, ये इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। उनका 80% से ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो इसी डिपेंडेंसी के ऊपर, इंडिया की डिपेंडेंसी के ऊपर बेस्ड हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है। इवन आज की रेट की अगर हम लोग बात करें, जो माइनर्स हैं, जो माइनिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वो कंसिस्टेंटली वो अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को जो है वो पिछले कुछ सालों से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार आज की रेट में कोल सेक्टर को लिबरलाइज कर रही है, राइट, धीरे धीरे करके। लिबरलाइजेशन का मतलब अलाउ किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा इसमें हो, जिससे कि हम लोग नए नए इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें, और जो इतने समय से जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, राइट, कोल के ऊपर, कोल माइनिंग के ऊपर, तो उसको हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करें, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा कोल प्रोडक्शन जो है वो हम लोग को देखने को मिल सके। कोल नेशनलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर, तो 1971-73 तक कोल माइनिंग जो थी वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑपरेट की जाती थी, हम लोग को देखने को मिलता था। जैसा मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनिशियली प्राइवेट सेक्टर ही इन्वॉल्व थे कोल माइनिंग करने के लिए, बट फिर बाद में चल के हम लोगों ने, अगर हम लोग बात करें 1972-73 की, इस पीरियड में हम लोगों ने पूरी की पूरी कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि पूरा कंट्रोल जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो है वो चला गया था, और उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, और बहुत हम लोग ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। और उस समय हम लोग ने जो कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें कोल प्रोडक्शन की, तो वो भी हम लोग ने बढ़ा दी थी। बट आज की रेट में जिस हिसाब से डिमांड है, तो वो डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पूरी तरह से जो कोल का जो रिजर्व है उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रही, यानी कि निकाल नहीं पा रही कोल वगैरह को। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए कमर्शियलाइज कर सकेंगे कोल्स को, जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोल को बेच सकें, राइट, एक्सपोर्ट कर सकें। वो सिर्फ हम लोग इसको अभी तक क्या हम लोग कर रहे हैं, कैप्टिव कंजम्पशन कर रहे हैं। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता ही दिया है कि कंपनी अपने खुद के उपयोग के लिए ये कोल की माइनिंग करती है, वो मार्केट में सेल नहीं कर सकती। बट अब कैप्टिव कंजम्पशन से निकलकर हम लोग अब कमर्शियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी जो हाई ग्रोथ थी सन 2000 के समय पर, उस समय डिमांड जो थी वो कोल की बढ़ती आ रही थी, और उसके चलते हम लोग, हमारी जो कोल इंडिया लिमिटेड है, वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए हम लोग को प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर तभी अट्रैक्ट होगा जब हम लोग उसको कमर्शियलाइजेशन अलाउ करेंगे। और इसको लेकर अभी रिसेंटली मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 हम लोग को देखने को मिला है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। और ये क्या कर रहा है गाइस, कोल सेक्टर कंप्लीटली ओपन किया जा रहा है इस बिल के तहत, इस कानून के तहत, कि जिससे कि कमर्शियल माइनिंग जो है वो कंडक्ट की जा सके। वही चीज मैंने भी जो आपको एक्सप्लेन करी थी, तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। कुछ समय पहले इस टॉपिक को भी मैंने आप लोग को हालांकि डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और इसी के चलते हमारी जो कोल की जो इंपोर्ट्स जो हम लोग देखते हैं ना, हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं डिस्पाइट हमारे पास इतना ज्यादा रिजर्व है, राइट, तो हम लोग उस इंपोर्ट को भी रिड्यूस कर पाएंगे, राइट। जब क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर कब इंटरेस्ट लेगा ज्यादा, जब उसको पता लगेगा कि हाँ यार, अगर मैं मतलब रिजर्व निकालता हूं, यानी कि अगर इस रिजर्व से कोल जो है उसकी माइनिंग करता हूं, तो मैं उस कोल को जो है वो बेच सकूं बाहर, राइट। बट अभी ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन अलाउड नहीं था। बट अब हम लोग कमर्शियलाइजेशन जो है वो इस चीज का कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा माइनिंग जो है वो कंडक्ट की जा सके इंडिया के अंदर, राइट। और इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको पता होना चाहिए कि मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इवन काफी सारे स्टेट सिविल सर्विस में डायरेक्ट क्वेश्चन मिनरल से रिलेटेड आते हैं कि हमारी कंट्री में किस किस लोकेशन पर कौन से मिनरल्स हैं। तो आपके लिए एक टास्क है, आप इंडिया का मैप या तो अगर हाथ से बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर मैप की बुक अगर आपके पास होगी, तो मैप में आप बताइए कि हमारी कंट्री के अंदर कौन से मिनरल जो है वो कहां पर किस किस स्टेट में पाए जाते हैं मेजर तौर पर। और इंडिया के अंदर माइनिंग मेथड जो है वो कौन सा यूज किया जाता है, कौन से किस टाइप के माइनिंग मेथड्स हैं, और इंडिया में माइनिंग मेथड जो है वो कौन सा हम लोग को देखने को मिलता है। तो बेसिक सी चीजें हैं जो कि एनसीईआरटी में ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिलती है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो ये कवर कर लिया होगा आपने, और अगर नहीं तो अगले 3 महीनों में आप कवर करोगे ही, स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने इस प्रोग्राम में एनरोल किया हुआ है, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। तो यहाँ पर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। कोशिश मेरी ये है कि 3 महीने के अंदर आपकी पूरी एनसीईआरटी आप मन लगा के कवर कर लें। और इसमें
देखो ये प्रोग्राम तो मैंने इनिशिएटिव लिया है, बट ये इनिशिएटिव तब सक्सेसफुल होगा जब आप खुद मेहनत करोगे। मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है और आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया कि आपको डेली टारगेट्स अचीव करना है, बट ये तभी आप अचीव करोगे जब आप खुद बैठोगे, खुद टाइम दोगे। तो आपको खुद को टाइम देना जरूरी है। 3 महीने के पीरियड, 3 महीने में आपके बेसिक कंसेप्ट पूरे कवर हो जाएंगे अगर अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजीज आप चलोगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप देख लीजिए किस प्रकार का वो प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको एक आइडिया मिल जाएगा और एनरोल कर लीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड, जिससे कि आपकी 3 महीने में आप टेंशन फ्री हो जाओ, 3 महीने में आपका एनसीईआरटी पूरा फिनिश हो जाए। और ये पूरी चीज अपन एनसीईआरटी में कवर करेंगे, डोंट वरी कि कहां पर किस किस स्टेट में मिनरल्स हैं, राइट, और कोल के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, राइट। चलो ये वाली बात थी। तो और पेपर 1 से रिलेटेड आज सिर्फ एक ही टॉपिक था, नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि मेल एम्प्लॉइज को भी सरकार अलाउ कर रही है चाइल्ड केयर लीव, बट सिर्फ उन्हीं मेल एम्प्लॉइज को दिया जाएगा जो सिंगल मेल पेरेंट है, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई है, सिंगल मेल पेरेंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ उनको भी अलाउ किया जाएगा जो मेल विडोवर्स हैं और जो डिवोर्सी हैं, राइट, या फिर इवन अनमैरिड है जिनकी शादी नहीं हुई, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। जैसे कि आपको पता है इसकी जो वुमेन एम्प्लॉय जो होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उनको चाइल्ड केयर लीव वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो वैसे ही अब मेल को भी चाइल्ड केयर लीव जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। मेल एम्प्लॉय सरकार के, यानी गवर्नमेंट के जो सरकारी ऑफिशियल जो होते हैं, तो मेल सरकारी ऑफिशियल तो चाइल्ड केयर लीव उनको भी दी जाएगी। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अनाउंस किया है। तो इसके बारे में बस एक बेसिक चीज याद रखना, प्रीलिम्स में आ सकता है। आगे की चर्चा करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीईसीए, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कॉर्पोरेशन। इंडिया और यूएसए का ये लास्ट फाउंडेशनल एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है, बहुत ही जल्दी साइन होगा ये, और ये आने वाली 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग में जो है वो कंडक्ट किया जाना है। गाइज इसके अलावा हम लोगों ने ऑलरेडी 3 एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, ये चौथा हम लोग को एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और जो पहले के जो 3 हैं वो कौन से हैं इसके बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। 21 सितंबर 2020 के लेक्चर में आप जाइएगा, 21 मिनट 39 सेकंड पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पूरी डिटेल में मैंने आपको बीईसीए के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लस और भी जो दूसरे एग्रीमेंट्स हैं इंडिया और यूएसए के बीच में वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जाकर इस टॉपिक को देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद, हाईली रिकमेंडेड। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये जो पीडीएफ आती है इन लेक्चर्स की, मटेरियल इन लेक्चर्स का जिनके पास आता है, तो आपको सिंपली बस यहां पर क्लिक करना है, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे वीडियो पर और उसी जगह से ये वीडियो ओपन होगा, मतलब जहां से ये टॉपिक बीईसीए का शुरू हो रहा है। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल नहीं किया कोई बात नहीं, यूट्यूब के सर्च कॉलम पे आप लिखिएगा 21 सितंबर 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना, स्पेलिंग करेक्ट लिखना, राइट। और जो भी सर्च लिस्ट में पहला वीडियो आएगा वो अपना ही होगा और उस वीडियो के 21 मिनट 39 सेकंड पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर उस वीडियो के आप इंडेक्स पे चले जाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देख लोगे तो मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है, तो वहां पर ये टॉपिक की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वहां पर क्लिक कर लेना, टाइम पे वीडियो जो है वो ओपन हो जाएगा उसी जगह से जिस जगह से मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया है। अब इस न्यूज की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट पोल, जो यूएस प्रेसिडेंट जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो क्यों मायने रखता है इंडिया के लिए, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि ये वाला टॉपिक इतना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पर आपको इंडो यूएसए के रिलेशनशिप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और इन दोनों कंट्रीज के बीच में सिर्फ बायलैटरल एंगेजमेंट नहीं है, उससे कई ज्यादा हम लोग को नजर आता है, राइट, देखने को मिलता है। दोनों कंट्री आपस में बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो आज की डेट में शेयर करती हैं और इसकी वजह बताई जाती है इंडियन डायस्पोरा, जो हमारे भारतीय प्रवासी हैं। बताया जाता है कि जो यूएसए के अंदर जो प्रवासी कम्युनिटीज हम लोग को देखने को मिलती है, एक्सपर्टाइट कम्युनिटीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो इनमें से सबसे सक्सेसफुल जो है वो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय प्रवासी है, यानी कि जो कि टॉप पोजीशन पर हम लोग को यूएसए के अंदर नजर आते हैं। काफी पॉपुलर लोग हैं, ये टॉप पोजीशन पर हैं, काफी पैसे वाले लोग भी हम लोग को यूएसए के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि इंडियन से इंडियन डायस्पोरा के हम लोग को नजर आते हैं, देखने को मिलता है। तो ये एक वजह। और दूसरी बात, ये जो कम्युनिटी है इंडियन डायस्पोरा जो हम लोग को यूएसए में देखने को मिलते हैं, ये दोनों को ही अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्मभूमि, यानी कि इंडिया और यूएसए को दोनों को ही जो है वो फेवर करती है, दोनों के साथ ही जो है वो एक क्लोजर बॉन्डिंग जो है वो शेयर करती हैं, राइट। यानी कि उनके लिए जो यूएसए में जो सिटीजन है, इंडियन डायस्पोरा जो हम लोग को देखने को मिलता है, उनके लिए यूएसए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इंडिया भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बड़ी वजह है। बट अब देखो, ये सब चीजें तो थ्योरी में हम लोग को सुनने में अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लगती है, बट याद रखना प्रैक्टिकली जो आप मेंस में भी उपयोग करेंगे, इसके अलावा ये तो आप लिख लीजिएगा, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर प्रैक्टिकली चीजों को हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चाहे वो
इंटरनेशनल लेवल पर हो, राइट, चाहे वो मतलब व्यक्तिगत लेवल पर हो, पर्सनल लेवल पर भी हो, तो इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन किसका दोस्त बनेगा, कौन कंट्री किस कंट्री के साथ जो है वो अलाय करेगी या एनिमी बनेगी, वो सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है और कुछ नहीं, राइट। तो ये प्रैक्टिकल चीज होती है। इंटरेस्ट आप अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी किसका फ्रेंड बनता है, कोई भी कंट्री एक दूसरी कंट्री का जब अलाय बनती है, तब वो तभी पॉसिबल होता है जब उनका कॉमन इंटरेस्ट क्लैश करता है, यानी कि कॉमन इंटरेस्ट जब साथ में हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो ये है क्या पूरी ओवरऑल चीज कॉमन इंटरेस्ट की, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि चाइना की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आज की डेट में हम लोग क्या देख रहे हैं, चाइना और इंडिया की बन नहीं रही है। आज की डेट में हम देख रहे हैं यूएसए और चाइना की बन नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो हम लोग को स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है, राइट। इसके अलावा और भी चर्चा करें इंडिविजुअल लेवल पर, जैसे कि आप और आपके दोस्त हैं, ठीक है, आप दोनों जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वाइट पॉसिबल आप दोनों के जो है वो बॉन्डिंग आप दोनों की स्ट्रांग होगी, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे, क्योंकि दोनों का कॉमन गोल हम लोग को देखने को मिल रहा है सिविल सर्विसेज। तो आपके डाउट जो है वो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं, सामने वाला जो है वो आपके डाउट आपसे पूछ सकता है, सकती है ना। तो कॉमन इंटरेस्ट ये मैटर करता है किसी भी कंट्री के बीच में रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए। जैसे कि अभी अभी आपको पता लग जाएगा, जो ये चीज मैंने आपको समझाई है, ये चीज आपको यहां पर नजर आएगी। देखो जब क्या हुआ था, जब दो सुपर पावर हम लोग को देखने को मिली थी पहले के समय पर, राइट, 1990 से पहले, क्योंकि 1990s पे हम लोग को देखने को मिला था कि डिसमेंटल हो गई थी यूएसएसआर। उससे पहले दो सुपर पावर थी, यूएसए और यूएसएसआर। पूरी दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बट गई थी। बट उस समय हम लोग जो है वो मतलब इंडिया और कुछ कंट्री ने साथ में मिलकर हम लोगों ने नॉन अलाइंग मूवमेंट जो है वो तैयार किया, राइट, लेकर आए नॉन अलाइंग मूवमेंट। और इसमें हम लोग ने ये कहा कि ना इंडिया फेवर करेगी यूएसए को, ना फेवर करेगी यूएसएसआर को। तो ये चीज नॉन अलाइंग मूवमेंट में नाम में हम लोग को देखने को मिल गई थी। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी है, मैंने आपको इवन पढ़ाया भी है नाम के बारे में, राइट। तो दो कंट्री जो है वो, उनको हमने ना सपोर्ट किया ना फेवर किया, तो ये एक अलग ग्रुप बन गया। बट ये चीज यूएसए को थोड़ी सी पसंद नहीं आई। यूएसए ने उस समय फिर चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करना शुरू किया। इवन यूएसए ने पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन करना शुरू कर दिया, राइट। अब ये क्यों हुआ था, क्योंकि इंडिया ने यूएसए को सपोर्ट नहीं किया, राइट। तो इसके कारण से ये चीज जो है वो सामने नजर आई। यूएसए उस समय हमने क्या देखा, इंटरेस्ट, कि यूएसए का इंटरेस्ट जो है वो कहां पर गया, कि इंडिया यूएसए को सपोर्ट नहीं करी, इसलिए इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ यूएसए ने जो है वो अपनी मतलब बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट कर ली, स्टैब्लिश कर ली, राइट। अब अगर आप जैसे कि आपको पढ़ना भी है इवन जीएस पेपर 2 में भी, और इवन जिनका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑप्शनल है, तो कौटिल्य की 8 फोल्ड पॉलिसी के बारे में, 4 फोल्ड पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है, राइट, जिसमें भी ये सब चीजों के बारे में भी बताया हुआ है। जैसे कि कौटिल्य की एक पॉलिसी बोलती है कि जो भी कंट्री, मतलब हम लोग को देखने को मिलता है कि नेबरिंग कंट्री है, तो हमेशा ये कंट्री और ये वाली कंट्री जो है जस्ट नेबरिंग कंट्री, ये आपस में दुश्मन होंगे, एनिमी होंगे। और ये वाली कंट्री और ये वाली कंट्री, राइट, ये दोनों एनिमी होंगे। अब ये दोनों एनिमी हुए, बट ये वाली कंट्री और ये वाली कंट्री आपस में फ्रेंड हम लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि कल को अगर इसको अटैक करना है ऐसे, तो ये दोनों कंट्री मिलकर इसको जो है स्क्वीज कर सकती है, दोनों कंट्री इस पर दोनों तरफ से जो है हमला बोल सकती हैं। तो ये इस प्रकार की पॉलिसी होती है। और इसके अलावा भी जैसे कि ये वाली चीज भी बताई जाती है कि ये कोई दूसरी कंट्री है, इनका अगर कोई कॉमन दुश्मन है, तो ये जो है आपस में मिलकर एक बाउंडिंग शेयर कर देती है। जैसे बोलते नहीं है कि मतलब जो भी दो लोगों का अगर कोई कॉमन दुश्मन होता है, तो जो आपस में दो लोग होते हैं जिनका जो कॉमन दुश्मन होता है वो आपस में दोस्त बन जाते हैं, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये इंटरनेशनली भी ये वाली चीज नजर आती है। तो कुछ नहीं होता इंटरनेशनल लेवल पर कौन कंट्री किसकी फ्रेंड बनेगी या कौन किसकी एनिमी बनेगी, ये डिसाइड करता है इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट। तो उस समय हम लोगों ने नॉन अलाइंग मूवमेंट किया, और उसके बाद 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी जब सामने आई, तो उसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्डअप करना शुरू कर दिया और चाइना के साथ बिल्डअप करना शुरू कर दिया, इंडिया को काउंटर करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिला कि जब 2020 की आज की अगर हम लोग बात करें, तो उस समय तो ये वाली चीज चल रही थी। बट एट प्रेजेंट क्या हुआ, अभी अगर हम लोग पिछले 5 सालों की बात करें या एक डिकेड की बात कर लें पिछले, तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। और मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया जब अपन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस किया था। अब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अब आज की डेट में एक सिंगल सुपर पावर हम लोग को देखने को मिल रही है, वो कौन है, यूएसए। अब चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगी। जिन स्टूडेंट्स ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं देखा है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, तो आप वो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। अभी क्योंकि ये वाला टॉपिक मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, मैंने पहले से सोचा नहीं था कि इस बारे में आपको ये एग्जांपल मैं आपको दूंगा, क्योंकि कई बार मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको काफी सारी चीजों से रिलेट कर देता हूं, राइट, कनेक्शन बिल्डअप कर देता हूं। इसलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स है वो नीचे अगर लिंक दे देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, या फिर
आप वहां पर अपने ग्रुप में भी लिंक दे दीजिएगा, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट जो है वो देख पाए जिन्होंने नहीं देखा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि चाइना का इन्फ्लुएंस 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसको लेकर यूएसए काफी ज्यादा इनसिक्योर है। तो इसीलिए यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नहीं चाहती है, और यूएस अगर हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप भी काफी खराब नजर आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा, इंडिया के रिलेशनशिप चाइना के साथ खराब है, यूएसए के रिलेशनशिप चाइना के साथ खराब है, तो इंडिया और यूएसए की क्लोजर बॉन्डिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। यही चीज तो यहां पर नजर आ रही है कि आज की डेट में जो चाइना है ये पावरफुल बनती जा रही है, और ये युद्धरत हम लोग को देखने को मिल रही है, शासक के तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ये इन्फ्लुएंस करने वाली है आने वाले समय में, जब इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंप्लीट हो जाएगा तब। तो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करेगी, और वो चीज पसंद नहीं कर रहा है यूएसए, राइट। तो इसी को लेकर इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप जो है, दिल्ली और वॉशिंगटन की जो रिलेशनशिप है, वो हम लोग को नए तरीके से बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं, डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी इवन पास्ट में आपने क्वाड के बारे में भी पढ़ा होगा, मैंने आपको भी पास्ट में कुछ समय पहले क्वाड के बारे में भी पढ़ा है, क्वाड कंट्रीज के बारे में याद आ रहा है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये 4 कंट्रीज आपस में अलाय कर रही हैं। किसके लिए कर रही हैं? अब मैंने बताया था चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये 4 कंट्री क्यों इतनी ज्यादा एंगेज हो रही हैं? इनका कॉमन है एनिमी चाइना, जिसको ये काउंटर करना चाहती है इस क्षेत्र पर, इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन पर, है ना। तो ये चीज आप लोग को इस प्रकार से चीजों को समझना है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। और इंडिया के लिए मैटर ये कर रहा है कि अब जो है इलेक्शन में जो खड़े होते हैं, यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो इंडिया को कोई इशू होना नहीं है, क्योंकि अच्छे खासे रिलेशनशिप हम लोग को नजर आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है इंडिया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ, राइट। बट जॉय बिडेन अगर आ जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी एक इशू हो सकता है, क्योंकि जॉय बिडेन के साथ हम लोग को जो देखने को मिलेगी कमाला हैरिस, जिसके बारे में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो उनके कमाला हैरिस के टर्म जो है वो इंडिया के साथ उतने बेटर नहीं है। तो इसको लेकर थोड़ा सा इंडिया को इनसिक्योरिटी है। बट कुल मिला के कहीं ना कहीं अगर बिगर पिक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो बिगर पिक्चर में डेफिनेटली यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे ही होने, क्योंकि चाइना की जो बढ़ती हुई इंफ्लुएंस है वो इवन जॉय बिडेन भी नहीं पसंद करते। तो जॉय बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही रिकॉग्नाइज करते हैं चाइना को एक मेजर थ्रेट के तौर पर। और ट्रंप की अगर हम लोग बात करें, तो ट्रंप जो है गाइस ये बेसिकली एग्रेसिव तरीके से चाइना को काउंटर कर रहा है। आपको पता है ऑलरेडी कि हमने अभी ट्रेड वॉर भी देखा दोनों कंट्रीज के बीच में, और बीच में दोनों कंट्रीज के बीच में इश्यूज चलते ही रहते हैं। अभी कुछ समय हमने देखा था कि ताइवान जो हम लोग को चैनल देखने को मिलता है, स्ट्रेट जो है ताइवान का, राइट, तो वहां पर अभी यूएसए के वॉरशिप वगैरह हम लोग को नजर आ रही थी, देखने को मिल रही थी। तो ऐसी चीज हम लोग को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिल रहा है, इवन बिडेन में भी देखने को लगा, जॉय बिडेन में। बट जॉय बिडेन जो है वो थोड़े से मतलब एग्रेसिव नहीं है, राइट। ये क्या किस पे काम करते हैं? लिमिटेड एंगेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। ये चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाएंगे अपने, राइट, यानी कि ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, जिससे कि मतलब ये ऑन फ्रंट में आके जो है वो नहीं खेलते, यानी कि फ्रंट फुट पे आकर ये नहीं खेलेंगे, ये बैकग्राउंड में ही खेलेंगे, चाइना के साथ रिलेशनशिप अपने कम कर देंगे। बट एकदम से जिस प्रकार से ट्रंप अटैक करता है चाइना के ऊपर, वैसा बिडेन अटैक नहीं करने वाले हैं। तो ये एक चीज है। बट हाँ, दोनों ही लोग जो है, बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों ही थ्रेट मानते हैं चाइना को। बट दोनों की अलग अलग अप्रोचेस होती है अटैक करने की। जैसे कि इनकी जो अप्रोच है ये बैकग्राउंड पे हम लोग को देखने को मिलती है, ट्रंप की अप्रोच फ्रंट फुट पे हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज है। और हिस्टोरिकल टाइज की अगर बात करें इंडिया और वेरियस यूएस प्रेसिडेंट की, तो सभी के साथ हमारे रिलेशनशिप जो थे वो उतने मतलब ठीक ही थे, उतने बेकार हम लोग को नहीं नजर आए थे। बट हालांकि ये वाली चीज अपने लिए इतने काम की नहीं है। मेन जो चीज काम की थी वो मैंने भी आपको बताई कि आपको स्पेशली पता होना चाहिए इंटरेस्ट के बारे में, जो चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और बाकी चाइना का थ्रेट जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में बॉन्डिंग जो है वो अपनी बनाए रखा हुआ है। तो आज की डेट में यूएसए और इंडिया के बीच में जो बॉन्डिंग हम लोग को नजर आ रही है, वो किसको लेकर नजर आ रही है? चाइना को लेकर नजर आ रही है। अभी मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग बोला था कि ये जो टॉपिक है, ये अपन इस टॉपिक को बिल्कुल भी इलेक्शन या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर नहीं देखने वाले हैं। ये टॉपिक को आपको सिर्फ समझना था इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे डेवलप हो रहा है। तो अपन ने थ्योरी फॉर्म में तो इंडियन डायस्पोरा की बात करी, बट अगर हम लोग बिगर पिक्चर की बात करें, दो कंट्रीज के बीच में जब रिलेशनशिप डेवलप होते हैं तो वो तभी डेवलप होते हैं जब उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। और इंडिया और यूएसए के बीच में जो कॉमन इंटरेस्ट है वो चाइना हम लोग को देखने को मिला है, चाइना को काउंटर करना है, राइट। तो ये चीज आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, प्रीवियस करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, कमाला हैरिस ये कौन है? इसका आंसर बताइए आप। और कमाला हैरिस क्या रीजन बन सकती है जॉय बिडेन का कि अमेरिकन जो हम लोग को एनआरआई देखने को मिलता है, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है, जो अमेरिका में है, तो क्या वो सपोर्ट कर सकते हैं जॉय बिडेन को बिकॉज ऑफ कमाला हैरिस? तो इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। बाकी सेकंड वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वाला इन जनरल बस आपको पता होना चाहिए कमाला हैरिस के बारे में कि ये कौन है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। होपफुली आपको क्लैरिटी अच्छी हुई होगी कि दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप को लेकर एक अपन ने बिगर पिक्चर की भी बात करी,
राइट, इन जनरल बात भी करी, और यूएसए और इंडिया के एक करंट टर्म जो है वो किस प्रकार के हैं और किसको लेकर हम लोग को नजर आ रहे हैं, तो उसके बारे में एक बेसिक चीजें हमने देखी बस, ठीक है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक, बस इसमें से सिर्फ 3-4 पॉइंट्स ही आपको बस याद रखने लिख लेने हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, बाकी अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप करनी थी होपफुली मैं सफल हुआ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बात हो रही है वर्ल्ड पोलियो डे के बारे में, विश्व पोलियो दिवस के बारे में। याद रखना है 24 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे एस्टैब्लिश किया गया था रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा 24 अक्टूबर को। इस दिन सेलिब्रेट किया गया था बर्थ एनिवर्सरी जोनस साल्क की। जोनस साल्क वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डेवलप की थी पोलियो की वैक्सीन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो के बारे में क्या कहा, तो पोलियो या फिर पोलियो मेलिटिस ये एक हाईली इंफेक्शियस वायरल डिजीज है जो कि ज्यादातर छोटे बच्चों को अफेक्ट करती है। इसके ट्रांसमिशन की बात करें, संचरण की बात करें कि ये कैसे फैलती है, तो पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति स्तर पर ये फैलती है। ये स्प्रेड होती है फीकल ओरल रूट के थ्रू, मल व मुख के माध्यम से ये फैलती है। और हम लोग को देखने को मिलता है कंटामिनेटेड वाटर या फूड के तौर पर भी ये फैलती है, दूषित पानी या भोजन से भी जो है ये फैलती है ये वाली वायरस। और ये पेट में जाकर वायरस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट, और उसके बाद फिर ये नर्वस सिस्टम को कोलैप्स करते हैं और यही कारण बनता है पैरालिसिस होने का, क्योंकि पोलियो जिनको होता है उनको पैरालिसिस की जो प्रॉब्लम होती है वो इसी कारण होती है, क्योंकि ये जो वायरस है वो पेट में जाकर मल्टीप्लाई होता है और नर्वस सिस्टम को कोलैप्स कर देता है, राइट। और साथ ही साथ इंडिया में पोलियो की क्या स्थिति है, तो WHO ने 24 फरवरी 2012 को इंडिया को उन कंट्री की लिस्ट से हटा दिया था, रिमूव कर दिया था जिन कंट्री में एक्टिव एंडेमिक वाइल्ड पोलियो वायरस हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि इस वायरस का ट्रांसमिशन हुआ करता था, क्योंकि इंडिया में ट्रांसमिशन होना बंद हो गया था। इसके बाद 2014 में साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो WHO का है उसने सर्टिफाई कर दिया इंडिया को पोलियो फ्री। तो याद रखना इंडिया सर्टिफाई हो गई थी 2014 में एज अ पोलियो फ्री कंट्री के तौर पर। और इंडिया क्या प्रिवेंटिव एफर्ट्स लेकर आई है, तो 2014 से ही इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया ओरल पोलियो वैक्सीनेशन को, कि सभी को ओरल पोलियो वैक्सीनेशन कराना है जो भी लोग इंडिया और पोलियो अफेक्टेड कंट्री के बीच में ट्रैवल करते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, सीरिया और कैमरून। तो इन कंट्रीज में जो लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी है ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, ठीक है। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में बताया जा रहा है पोलैंड की यहां पर बात हो रही है। तो पोलैंड में क्यों महिलाएं जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, एक रिसेंटली वहां की जो कोर्ट है उसने जो जजमेंट दिया है उसके ऊपर प्रोटेस्ट वहां पर क्यों किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए पोलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो उसकी कोर्ट है, और उसने बेसिकली अभी रूलिंग दी है, जजमेंट दिया है कि जो अभी तक का जो एग्जिस्टिंग कानून जो था जिसके तहत अलाउ किया जा रहा था एबॉर्शन मालफॉर्म फीटसेस को, यानी कि जो फीटस जो है, यानी कि जो अगर मैं आपसे मतलब इजी तरीके से इसको समझाऊं, तो जो न्यूबॉर्न बेबी जो हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका जो बेबी जो है वो डेवलप हो रहा होता है, जो फीटस जो डेवलप होता है तब जाकर वो बेबी बनता है, राइट। तो महिलाओं के जो वोम में, पेट में जो वो बेबी है जो इसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर उस फीटस में कुछ इश्यूज हैं, यानी कि मालफॉर्म्ड है, यानी कि वो डिफेक्टेड है, तब एबॉर्शन जो है वो किया जा सकता है, अलाउ किया जा सकता है। ये चीज यहां पर पहले हुआ करती थी, और जो पुराना जो कानून था उसको यहां की कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया है। और इसी चीज ने वहां पर महिलाओं को और काफी सारे एक्टिविस्ट जो हैं तो उनको जो है वो भड़का दिया है, और ये रोड वगैरह पर उतर आए और ये फिर मतलब इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं यहां पर पोलैंड के अंदर। और कंट्री का 1993 का ये जो एबॉर्शन लॉ था, उस समय परमिट किया जाता था कि अगर फीटल डिफेक्ट है तो उस समय पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी कि अबॉर्शन किया जा सकता है। तो यहां की कोर्ट का जो जजमेंट था, उन्होंने ये चीज कही कि जो बच्चा अभी तक अजन्मा है, जो पैदा ही नहीं हुआ है जो बच्चा, और उसको इस प्रकार से मारा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी के प्रोटेक्शन का वायलेशन है, राइट टू लाइफ का वायलेशन है, जो कि पॉलिश कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर करता है कि वहां पर राइट टू लाइफ होनी चाहिए। अब जो बच्चा जो है, जो कि जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, बट वो कहीं ना कहीं एक लाइफ तो है, ये चीज इस तरीके से ये रिलेट कर रहे हैं फीटल को, तो रिलेट करते हुए उन्होंने कहा है कि वो राइट टू लाइफ का उल्लंघन है, इसीलिए इस प्रकार से अबॉर्शन करना सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये वाली चीज यहां पर बताकर इन्होंने जजमेंट दिया। और पहले आपको बताना चाहिए, पहले यहां पर अलाउड था, और किस पर्टिकुलर अबॉर्शन को अलाउ किया जाता था पहले, जहां पर जो डिफेक्ट हम लोग को फीटल में देखने को मिलता है, जिससे कि जब बच्चा का बर्थ हो तो वो बच्चा जो है वो
मतलब मेंटली रिटार्डेड ना हो या फिर उसके अंदर कोई भी प्रकार का फिजिकल या मेंटल इश्यूज ना हो, तो इसको देखते हुए बच्चे को, फीटस जो है उसको अबॉर्ट कर दिया जाता था, राइट। तो वो अलाउड था पहले, बट उसको भी अब जो है वो बैन कर दिया गया है। और इसी को लेकर यहाँ पर सड़कों पे हम लोग को भीड़ देखने को मिल रही है पोलैंड की, और इसी को लेकर पूरे विवाद जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं, डिबेट्स डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एग्रेसिव हो गए यहाँ के लोग इसी कानून को लेकर, राइट। और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि 2000 से भी कम लीगल एबॉर्शन होते हैं हालांकि पोलैंड के अंदर, बट ज्यादातर एबॉर्शन होते हैं वो कंट्री के बाहर होते हैं। जो पॉलिश वुमेन जो होती हैं वो अब्रॉड चली जाती हैं और या तो फिर वो इलीगल तरीके से अबॉर्शन करती हैं। यहां पर 80,000 से लेकर 1,20,000 तक अबॉर्शन होता है पोलैंड के अंदर। बट अब बताया जा रहा है कि ये कंप्लीटली बैन हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये वाला जो नंबर है 80,000 से 1,20,000 का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, राइट। और ये काफी सारी जो महिला है वो फीटल डिफेक्ट्स के चलते अबॉर्शन अपना कराती है, बट वो काफी कम है। बट इलीगल अबॉर्शन यहाँ पर काफी ज्यादा है। अब इलीगल अबॉर्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इस कानून के चलते, यानी कि ये इन्होंने जो बैन कर दिया है इस चीज के चलते, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और इसके प्रभाव हम लोग को क्या देखने को मिलेंगे, तो पोलैंड का जो अबॉर्शन लॉ जो है वो ऑलरेडी कंसिडर किया जाता था कि वो काफी ज्यादा सख्त है पूरे यूरोप के अंदर, और अब ये कोर्ट के डिसीजन ने इसको और भी ज्यादा जो है वो सख्त बना दिया। और ये जब लागू हो जाएगा तो ये अबॉर्शन जो है वो पूरी तरह से बैन कर देगा, और अबॉर्शन को तभी परमिट किया जाएगा जब केसेस हम लोग को रेप के, इंसेस्ट के या फिर किसी और दूसरे प्रकार के थ्रेट के, अगर माँ की लाइफ को अगर खतरा होता है, जैसे कि कई बार केसेस ऐसे होते हैं ना कि या तो बच्चे को बचाए या माँ को बचाए, ऐसे कुछ केसेस आ जाते हैं, तो उस बीच जो है वो अबॉर्शन पॉसिबल करना अलाउड है। बाकी दूसरे किसी भी केस में अबॉर्शन अलाउड नहीं है यहाँ पर पोलैंड के अंदर। और फाइनली ये चीज इस प्रकार से देखी जा रही है कि ये महिलाओं की बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक है। और इंटरनेशनल रिस्पांस की अगर हम लोग बात करें तो काउंसिल ऑफ यूरोप ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, यानी कि गलत माना गया है कि इस प्रकार की चीज जो थी, जो कि थोड़ा रिलैक्स करती थी महिलाओं को, कि महिलाओं का जो फीटल अगर उसमें कुछ डिफेक्ट्स है तो वो अबॉर्ट करा सकती हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं की जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक है, और इसी चीज ने यहाँ के लोगों को जो है वो थोड़ा सा दुखी कर दिया और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस प्रकार से। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए पोलैंड के इस इशू के बारे में। और देखो गाइस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, लगातार मैं इस टॉपिक को न्यूज में 3-4 बार तो अभी तक देख ही चुका हूं काफी कम टाइम में। और 2 अक्टूबर को ही इससे रिलेटेड, एमनेस्टी इंटरनेशनल से रिलेटेड एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिला था कि इंडिया के अंदर से एमनेस्टी इंडिया जो है वो यहां से छोड़ के जा रही है पूरी तरह से, यानी कि इसको अलाउ नहीं किया जा रहा है यहाँ पर कंटिन्यू रहने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली थी, तभी एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में अपन ने पढ़ा था, और अब लगातार 2-3 बार एमनेस्टी इंटरनेशनल को मैं न्यूज में देख चुका हूं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है। इस टॉपिक को जिन स्टूडेंट्स ऑलरेडी देख लिया एक बार जाकर रिवाइज कर लो, जिन्होंने नहीं देखा है 2 अक्टूबर 2020 को 48 मिनट 34 सेकंड पे ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकेथॉन IAS हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसको लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन और CSIRO के द्वारा, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एजेंसी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और IAS जो है गाइस, ये फोकस कर रही है, आइडेंटिफाई करेगी, डेवलप करेगी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन को, जो कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो बच्चे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज दिए होंगे, या स्टार्टअप्स या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, और इवन दोनों कंट्रीज के जो माइनॉरिटी स्टूडेंट, MSME और स्टार्टअप जो हैं, तो उनके जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, इनोवेटिव सोल्यूशन जो है, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन सोल्यूशन पे काम किया जाएगा इस IAS इनिशिएटिव के थ्रू, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की। याद रखिएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये IAS इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये इनिशिएटिव सर्कुलर इकोनॉमी का। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, तो यहां पर ये आइडियाज किस प्रकार के देंगे, सर्कुलर इकोनॉमी वाले आइडियाज। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, देखो कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है वो नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से बनता है। तो एक बार ये कोई प्रोडक्ट बना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर वो प्रोडक्ट जो है वो लोगों के द्वारा यूज किया गया, उसके बाद उस प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग हुई, फिर मैन्युफैक्चरिंग हुई। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, यानी कि एक बार कोई प्रोडक्ट जब बनता है तो बनने के बाद प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग कंटिन्यूअसली बार बार जो है वो रिसाइकल करते रहें, जिससे कि हम लोग अगेन एंड अगेन नेचुरल रिसोर्सेज को बार बार एक्सप्लॉइट ना करें, ना ही हम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट इस प्रकार के जो है वो या फिर वेस्ट का जो पहाड़ जो आज की डेट में बन जाता है ना, हम लोग को डंपिंग देखने को मिलती है वेस्ट वगैरह, तो ऐसी चीज हम लोग को नहीं करनी है। हम लोग को प्रोडक्ट को जो है वो बार बार जो है वो उसको
रिसाइकल करते रहना। तो इसी चीज को सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उस पर उसको हम लोग को वेस्ट नहीं करना है, उसकी रिसाइकलिंग जो है वो कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, आइडियाज हैं, तो वो अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स, माइंडेड स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स या एमएसएमई लेकर आते हैं तो उनके आइडियाज को आइडेंटिफाई करते हुए उन आइडियाज पे काम किया जाएगा, और ये आईएएस इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल मामला जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब बात हो रही है एनिग्मा चन्ना गोलम के बारे में। तो ये मछली का नाम है, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये मछली है, बट ये मछली थोड़ी सी सांप की तरह नजर आती है। स्नेक हेड ड्रैगन के नाम से ये हम लोग को देखने को मिलती है। ये काफी पुरानी फैमिली है मछली की। अंडरग्राउंड एक्यूफायर्स में ये रहती हैं, यानी कि जमीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं तो वहां पर ये पाई जाती हैं। इसका नाम जो पड़ा है वो एक मूवी हम लोग को देखने को मिली थी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इस मूवी के कैरेक्टर के ऊपर जिसका नाम था गोलम, उसी से ही इंस्पायर होकर इस मछली का नाम रखा गया, क्योंकि ये जो कैरेक्टर था वो हमेशा अंडरग्राउंड रहता था, जमीन के नीचे रहता था, और ये मछली भी अंडरग्राउंड ही हम लोग को देखने को मिलती रहती है। और ये मछली दिखती स्नेक की तरह है, यानी कि लंबे सा इसका मुंह इस टाइप का है, तो इसलिए इसको स्नेक हेड के नाम से भी जाना जाता है। और ड्रैगन स्नेक हेड या फिर गोलम, इसका नाम तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है गोलम, राइट। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और रिसेंटली केरला में ये पाई गई और सोशल मीडिया पे तस्वीरें वगैरह आना शुरू हुई इस मछली की, यानी कि कई बार होता है ना कि लोग बाग मतलब जो जिनको भी कोई यूनिक स्पीसीज दिखती है वो सोशल मीडिया पे आज की डेट पे वायरल कर देते हैं। तो ऐसी कोई, क्योंकि ये सांप जैसी दिखती है, थोड़ी यूनिक टाइप की दिखी है, तो किसी ने इसको वायरल किया। तो उसी बीच साइंटिस्ट ने देखा, तब साइंटिस्ट को बदला कि यार ये मछली जो है ये बेसिकली इसका ओरिजिनेशन हम लोग को गोंडवाना लैंड में देखने को मिलता था, बट फिर बाद में जाकर ये एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्प्लिट हुआ, राइट। तो ये मछली जो है वो अलग अलग जगह पर आज की डेट में हम लोग को नजर आ रही। तो एक साइंटिस्ट ने इसको इस प्रकार से रिकॉग्नाइज किया इस मछली को, राइट, ड्रैगन स्नेक हेड। हालांकि ये वाली चीज आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली जो काम की चीज थी वो ये हम लोग को देखने को मिली थी, जिसके बारे में अपन ने भी चर्चा करी। अब देखिए गाइस, यहां पर बात हो रही है कॉन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो थ्योरी वगैरह जो है गाइस कॉन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी की, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां से अपनी क्लियर करेंगे कि ये कॉन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है। तो देखो, कॉन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी में सिंपल सी चीज होती है, जैसे कि आप लोग को पता है गाइस कि एक इंडिविजुअल की बॉडी में जब वायरस एंटर करता है तो उस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो कि उस वायरस को डिफीट करती है, मारती हैं। तो इसको सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे बहुत ही, ठीक है। तो अब इसकी बॉडी में वायरस आया, ठीक है, कोरोना वायरस। अब आपको पता है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है वो ठीक हो जाते हैं कोरोना वायरस से। तो इस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अच्छा था, ये ठीक हो गया कोरोना वायरस से, इसको कोरोना वायरस ने अफेक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी बॉडी के अंदर इतने अच्छी एंटीबॉडीज थी जो कि कोरोना वायरस के ऊपर जिसने जीत हासिल कर ली। तो हम लोग इसको इजी तरीके से क्या समझते हैं, जैसे कि इसकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज यानी कि वो डिफेंसिव मैकेनिज्म जो कि वायरस को मारते हैं, उनको पता लग गया कि कैसे इस वायरस को मारना है, राइट। इनको पता लग गया, तो जब भी इसकी बॉडी में दोबारा से कोरोना वायरस आएगा तो और भी जल्दी और भी तेजी से जो है ये इनकी एंटीबॉडीज इस कोरोना वायरस को मार देगी। इसको और इजी तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए समझाता हूं। जैसे कि एक इंसान को जो वैक्सीन दी जाती है, क्यों वैक्सीन दी जाती है, क्योंकि उस इंसान की जो बॉडी है उसको पता लग जाए कि ये वायरस का नेचर क्या है और इस वायरस को कैसे मारना है। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वैक्सीन के अंदर क्या होता है, वैक्सीन में एक्चुअल में वायरस होता है, या तो फिर वो लाइव होता है या इनएक्टिवेटेड वायरस हम लोग को देखने को मिलता है, बट एक्चुअल में वायरस होता है। वैक्सीन कुछ नहीं है, वायरस की ही एक छोटी क्वांटिटी है। तो छोटी क्वांटिटी में जब एक इंडिविजुअल को ये वायरस दिया जाता है तो उसकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज हैं, जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो बेसिकली उस वायरस को मार देती हैं, क्योंकि वो वायरस कम क्वांटिटी में होता है। और जब ये एंटीबॉडीज उस वायरस को निपटाती हैं तो उस वायरस का स्वाद जो है वो एंटीबॉडीज को लग जाता है, यानी कि स्वाद चख लेती है उसका और पता लग जाता है उनको कि टेक्निक पता लग जाती है कि इस वायरस को कैसे निपटाना है। और जब ये वायरस एक्चुअल में इनकी बॉडी में आता है तो इन इंडिविजुअल को क्यों कुछ नहीं होता, क्योंकि इनकी ऑलरेडी एंटीबॉडीज सीख चुकी हैं कि इस वायरस को कैसे मारना है। तो ये सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आप शायद काफी सारे लोग जानते भी होंगे। अब यहां पे समझो आप, यहां पे क्या हुआ, मैंने अभी तक आपको क्या बताया, एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम काफी अच्छा था, उसने जीत हासिल कर ली कोरोना वायरस के ऊपर। अब इनका प्लाज्मा जो है वो निकाला जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, एंटीबॉडीज है इसमें। ये प्लाज्मा निकालकर उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग ऑलरेडी कोरोना वायरस के एक्सपोजर में हैं या फिर जो अफेक्ट हो गए हैं कोरोना वायरस से और काफी उनकी स्टेज जो है वो क्रिटिकल है, तो उनको ये प्लाज्मा जो है वो डोनेट किया जाएगा या एंटीबॉडीज उनकी बॉडी में डाली जाएगी। अब ये जो एंटीबॉडी है जो कि ऑलरेडी सीख चुकी है कि कैसे कोरोना वायरस को निपटाना है, तो ये क्या करेगी, इनकी बॉडी की एंटीबॉडीज को उसी अकॉर्डिंग ट्रेन करेगी और कोरोना वायरस को निपटाएगी, राइट, खत्म करेगी। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, एक इंडिविजुअल की एंटीबॉडी का इस्तेमाल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में किया जा रहा है। तो ये था कॉन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी के अंदर, जिसके बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस भी किया। मेरा एक फ्रेंड भी है इवन
आईपीएस ऑफिसर है, उसने भी, उसको भी कोरोना वायरस हुआ था, फिर वो ठीक हो गया और उसने भी इस प्रकार से प्लाज्मा डोनेट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली अभी क्या चीज देखने को मिल रही है कि इतनी सारी चीजें इतने समय से अपन पढ़ रहे थे कॉन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में और लग रहा था कि हाँ ये एक अच्छी थेरेपी है, इवन यूएसए और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्लाज्मा थेरेपी का बहुत इस्तेमाल हो रहा था। बट अब एक रिपोर्ट सामने आ गई है जिसने कह दिया है कि ये किसी काम की नहीं है, ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए। इवन नीदरलैंड और चाइना तक में ये वाली चीज बताई जा रही है कि इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और आईसीएमआर जो है हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने कंसिडर किया है कि इनकी जो नेशनल गाइडलाइंस है उससे ये हटा देंगी इस प्लाज्मा थेरेपी को, क्योंकि कोरोना वायरस को ठीक करने में ये प्लाज्मा थेरेपी हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं है, इनइफेक्टिव बताई जा रही है। तो ये था पूरा वर्ल्ड टॉपिक जिसके बारे में बस आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हालांकि कॉन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैं पहले डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट वो काफी समय भी हो गया। और दूसरी बात, अपन ने ये जो चैनल शुरू किया है तो इसी पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो दूसरे चैनल पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिटेल में। हालांकि जिन स्टूडेंट्स के पास जनवरी से लेकर जुलाई की पीडीएफ होगी उनके पास इसके नोट्स भी होंगे, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। आप नोट्स गो थ्रू कर सकते हैं और अगर आपको नोट्स पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस डेट के लेक्चर पर जाकर देख लीजिएगा। और लेक्चर्स आपको मेरे पुराने कहां पर मिलेंगे, ये जो आप चैनल देख रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप जाइएगा तो करीब 500 से ज्यादा वीडियोस हैं करंट अफेयर्स के जो मैंने बनाए हुए हैं, जो आप वहां पे जाकर डेट वगैरह रेफर करके उस पर देख सकते हैं। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी चीज मिल जाएगी। एंड रही बात, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हम 2021 में अपीयर हो रहे हैं तो हमें करंट अफेयर्स कब से कब तक कवर करने हैं। गाइस, जनवरी 2020 से लेकर आपको करंट अफेयर्स पूरे कवर करने हैं 15 जून तक, 15 जून 2021 तक। ठीक है, क्योंकि 27 जून को आपका एग्जाम है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक गाइस इससे रिलेटेड। बाकी थ्योरी वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी चीज थी आपके समझने की वो यही है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड गाइस, आज का ये अपना लास्ट टॉपिक था और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। आप नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। एंड गाइस, लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड जनरल स्टडीज के जो टॉपिक्स हैं जो मुझे आपको एज अ होमवर्क के तौर पर देने थे वो मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूं। और अगर आप वो टास्क कर लें तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और आपका मेंस का क्वेश्चन ये है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से मेंस के क्वेश्चन को रीड करिए और मेंस का आंसर जो है वो आप लिखेंगे अपने पेपर पर लिखिएगा। और अगर आप चाहें तो उसके आंसर को चेक कराने के लिए आप करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पर पोस्ट कर सकते हैं। यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि इस ग्रुप पे, इस चैनल पे आप जाएंगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स। तो उस ग्रुप पे आप जाइएगा, उस ग्रुप पर आप अपने आंसर को पोस्ट कीजिएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद रहते हैं जो एक अच्छी हेल्दी ग्रुप स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छा है इस एग्जाम को क्रैक करने में। क्योंकि ग्रुप स्टडी से ये पता लगता है कि जैसे आप अपना आंसर पोस्ट करेंगे, आपके आंसर को कोई रिव्यू करेंगे, आप किसी के आंसर को रिव्यू करेंगे, तो एक हेल्दी एनवायरमेंट बनता है। यानी कि आपको कलीग्स मिल जाते हैं, ऑलरेडी मिल चुके हैं काफी सारे स्टूडेंट जो है वो स्पेसिफिकली कुछ लोगों का नाम टाइप करके लिखते हैं कि प्लीज हमारा ये रिव्यू कर दो, तो वाली भी चीज काफी अच्छी होती है। तो इस बीच एक बॉन्डिंग भी बनती है स्टूडेंट के बीच में कि अगर कोई एक इंडिविजुअल एक का आंसर जो है वो चेक कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की भी होती है कि यार सामने वाले ने मेरा चेक किया तो मैं भी उसका कर देता हूं या कर देती हूं। तो इससे क्या होता है, एक तो आप सामने वाले का आंसर पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ क्या क्या नए नए पॉइंट्स हैं जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। और दूसरी बात जो है आपके आंसर का रिव्यू मिल जाता है किसी और दूसरे स्टूडेंट से, तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो इस प्रकार का एक हेल्दी एनवायरमेंट मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म आपको दिया हुआ है जिसका आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑप्शन है आपके लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ग्रुप ना मिले तो मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप की लिंक दे दूंगा। और मंथली पीडीएफ पैकेज के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एनसीईआरटी का पैकेज चल रहा है अपना, उसकी डिटेल भी आपको मिल चुकी है। और जनवरी से लेकर जुलाई 2020 तक की अगर आपको मैगजीन की पीडीएफ चाहिए तो 7 महीने की पीडीएफ की कॉस्ट मात्र 300 रुपए है। इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। और इस मंथली पैकेज को कैसे ज्वाइन करना है उसकी भी डिटेल पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।